नमस्कार दर्शकों, बिहार चुनावी मैदान में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी नेता की रैली को लेकर है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा क्षेत्र में आज उनकी ज़बरदस्त जनसभा हुई और वहां दिया गया उनका भाषण सीधे विपक्ष के दिल पर निशाना बनाता दिखा। बता दें कि सोमवार 3 अक्टूबर दरभंगा का केवटी मैदान बीजेपी प्रत्याशी मुरारी मोहन झा के समर्थन में सीएम योगी पहुंचे और पहुंचते ही पूरा इलाका जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत से ही लहजा साफ कर दिया, ये भाषण सिर्फ राजनीतिक नहीं वैचारिक भी है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, आज इंडिया गठबंधन के 3 बंदर है, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू विकास देख नहीं सकता और अप्पू सच्चाई सुन नहीं सकता। उन्होंने कहा, इन लोगों को न प्रधानमंत्री का काम दिखाई देता है न देश की तरक्की की खुशबू महसूस होती है। दर्शकों, बता दें कि मंच से सीएम योगी ने मिथिला की धरती को संदेश देते हुए कहा कि यह पावन भूमि मां जानकी की आत्मा है और अब यहां से रामद्रोहियों को साफ संदेश जा रहा है कि बिहार में राम राज्य आने वाला है। योगी ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा है कि यही लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। यही वो पार्टियां हैं जिन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और आज वही धर्म और विकास की बातें कर रही है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो राम का विरोधी है वह भारत का विरोधी है, मिथिला का विरोधी है और हम सब का विरोधी है। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन सरकार ने 5 सालों में वो कर दिखाया जो दशकों तक कोई सरकार नहीं कर पाई। योगी बोले, पहले अयोध्या से दरभंगा आने में 16 घंटे लगते थे, आज लखनऊ से दरभंगा की हवाई दूरी सिर्फ 45 मिनट की रह गई है। राम जानकी मार्ग तेजी से बन रहा है जो उत्तर प्रदेश और बिहार को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ देगा। दर्शकों, बता दें कि मिथिला के गौरव की बात करते हुए योगी ने कहा है कि पीएम मोदी ने दरभंगा के मखाना उद्योग को राष्ट्रीय पहचान दी, लाख की चूड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिला, सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी और अब इनलैंड वाटरवे, यानी बिहार को विकास की हर दिशा में पंख मिले हैं। सीएम योगी ने आगे कहा है कि एक समय बिहार नरसंहार, अपहरण और अराजकता से डरता था। आरजेडी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी अपहरण माफिया से डरते थे, लेकिन अब बुलडोजर यूपी से चला है और बिहार भी माफिया मुक्त होने की तैयारी में है। जो लूटेगा उसकी संपत्ति जब्त होगी और उसी धन से गरीबों को घर मिलेंगे। योगी ने इस न्याय को नई परिभाषा बताया तो वही कश्मीर से धारा 370 हटाने का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने कश्मीर को विवादित बनाया, मोदी जी ने उसे भारत का अभिन्न अंग बना दिया। अब मिथिला का कोई भी व्यक्ति बिना डर सम्मान से कश्मीर में रह सकता है। इसके साथ ही योगी ने बताया कि एनडीए का मतलब है विकास, विरासत और विश्वास, जबकि कांग्रेस आरजेडी का मतलब है अपहरण, जातीय वोट बैंक और अराजकता। उन्होंने कहा, अगर बिहार में राम राज्य चाहिए तो एनडीए को जीतना होगा। तो दर्शकों, अंततः योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की कि केवटी की जनता मुरारी मोहन झा को भारी मतों से जिताए, यही बिहार के विकास और मिथिला की आस्था का सम्मान होगा। तो बिहार की राजनीति में सीएम योगी की यह रैली सिर्फ भाषण नहीं, एक चुनावी रणनीति भी थी, जहां धर्म, विकास, राष्ट्रवाद और विरोधियों पर कटाक्ष, सारे कार्ड एक साथ खेल दिए गए। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। आज बिहार की सियासत में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों में दरार पड़ चुकी है, क्या एनडीए का पुराना भरोसा अब नए मोड़ पर खड़ा है। चुनाव अभियान जोरों पर है, पीएम मोदी की रैलियां हो रही है, रोड शो हो रहे हैं, लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा गायब है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। क्या ये दूरी सिर्फ व्यस्तता है या फिर इसके पीछे कोई सियासी संकेत छुपा है। दर्शकों, आज की बड़ी पड़ताल इसी पर। बता दें कि बिहार चुनाव में इस बार मुकाबला सिर्फ गठबंधनों का नहीं बल्कि दिखाई देने और दिखाई न देने की राजनीति का भी है। पिछले कई दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभाएं हो रही है, पटना में रोड शो तक हो गया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आए और वहीं से शुरू हुआ अटकलों का तूफान। दर्शकों, बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक कन्हैया वेलारी ने दावा किया है कि यह अनुपस्थिति इत्तेफाक नहीं बल्कि संदेश है। उनके मुताबिक नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी और एनडीए साफ साफ कहे कि 2025 में बिहार का सीएम चेहरा वही होंगे। जैसे महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को घोषित किया, वैसा एनडीए
एनडीए ने नहीं किया और यही वजह थी कि संकल्प पत्र लॉन्च कार्यक्रम में नीतीश मंच पर आए और 1 मिनट के अंदर वापस निकल गए। ऐसे में दर्शकों, तो क्या ये नाराजगी है या दबाव बनाने की रणनीति, हम फिलहाल ये नहीं कह सकते, लेकिन घटनाओं की टाइमलाइन बहुत कुछ बोल रही है। जैसे कि बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, लेकिन सीएम चेहरे का नाम नहीं। जेडीयू के पोस्टर, आगामी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नीतीश का एनडीए कार्यक्रम से वॉकआउट, पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो, परंतु नीतीश कुमार नदारद और सूत्रों के अनुसार 4 नवंबर तक अंतिम निर्णय का इंतजार। ऐसे में दर्शकों, सियासी जानकारों की माने तो 4 नवंबर डेडलाइन है। अगर सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई तो नीतीश बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में इस पूरे प्रकरण पर विपक्ष की प्रतिक्रिया और भी दिलचस्प है। आरजेडी ने इसे नोरा कुश्ती बताया, यानी जनता के सामने दिख रहा है तनाव, लेकिन अंदरूनी सौदेबाजी पहले से तय है। विपक्ष ने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि बीजेपी नीतीश को पूरी तरह अपनाना नहीं चाहती और नीतीश भी सिर झुकाकर नहीं चलना चाहते। दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू और बीजेपी दोनों इस पूरी चर्चा को अफवाह बताते हैं। तो जानिए क्या कहा है दोनों दलों ने। बता दें कि जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि ये सब मीडिया की बनाई कहानी है। नीतीश कुमार चुनाव में व्यस्त है। बीजेपी पहले ही कह चुकी है, वी फाइट अंडर हिम लीडरशिप, नाराजगी जैसी कोई बात ही नहीं है। तो वही बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होती तभी नया नाम तय होता। नीतीश जी आज भी मुख्यमंत्री है और आगे भी रहेंगे। हमारे सामने कोई भ्रम नहीं है, ये सिर्फ विपक्षी प्रचार है। लेकिन दर्शकों, सवाल सिर्फ बयानबाजी का नहीं है। इतिहास गवाह है, नीतीश कुमार कभी भी राजनीतिक दिशा बदलने में हिचकिचाते नहीं। 2013 में एनडीए को छोड़ा, 2015 में महागठबंधन में गए और 2017 में वापस एनडीए में लौटे। इसलिए चर्चा ये नहीं कि नीतीश क्या सोच रहे हैं, बल्कि ये है कि कब फैसला लेंगे। और अगर 4 नवंबर को तस्वीर नहीं बदली तो क्या बिहार की राजनीति फिर एक बार करवट लेगी। बता दें कि नीतीश कुमार को राजनीति का पावर बैलेंस मास्टर कहा जाता है और आज वही बैलेंस दोबारा हिलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को चाहिए एक स्थिर साथी और नीतीश को चाहिए सम्मान के साथ सत्ता। दोनों की राजनीति साथ साथ चल भी सकती है और 1 मिनट में अलग भी हो सकती है। अगले 48 घंटे बिहार के सियासी कैलेंडर में बेहद अहम है। हम इस कहानी पर नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव का तापमान लगातार बढ़ रहा है और अब सियासी बयानबाजी ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। छठ के पावन पर्व से लेकर नौकरी के वादे तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच शब्दों की तीरंदाजी जारी रही। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर सीधा वार कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस और महागठबंधन को घेरने के लिए पूरा फ्रेम तैयार कर लिया है। ताज़ा हमला किया है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने, जो अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि छठ महापर्व की भावनाओं से जुड़ा रहा है। ऐसे में दर्शकों, शुरुआत करते हैं उसी बयान से जिसने इंटरनेट से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक नई बहस छेड़ दी है। सुधांशु त्रिवेदी ने साफ कहा है, कांग्रेस ने छठ को ड्रामा बताया था, अब बिहार की जनता इन्हें छठी का दूध याद दिला देगी। यही नहीं, उन्होंने लालू तेजस्वी से लेकर खरगे और नीतीश तक सबको एक एक करके निशाने पर लिया। बता दें कि बिहार चुनाव में छठ के पावन पर्व का जिक्र, लेकिन राजनीतिक तेवरों के साथ। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर बड़ा वार करते हुए कहा, छठी मैया के पर्व को ड्रामा कहने वाली कांग्रेस अब बिहार की जनता के गुस्से को महसूस करेगी। सुधांशु त्रिवेदी का निशाना यही नहीं रुका, उन्होंने महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला और वो भी नौकरी के वादों को लेकर। उनका कहना था, तेजस्वी यादव अगर नौकरी की बात कर रहे हैं तो सवाल ये है कि क्या नौकरी पैसे देकर दी जाएगी या जमीन लिखवाकर। यानी सीधे तौर पर आरोप है, नौकरी के बदले जमीन वाली राजनीति दोबारा लौट रही है। इसके बाद त्रिवेदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी क्लास लगा दी। खड़गे ने पीएम मोदी की रैली में नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए थे और कहा था, लगता है बीजेपी ने नीतीश को गायब कर दिया है। लेकिन दर्शकों, जवाब में सुधांशु त्रिवेदी बोले, खड़गे जी शायद अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे होंगे, क्योंकि उनकी ही पार्टी में हाईकमान सब नियंत्रित करता है। यानी दर्शकों, बयानबाजी सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं बल्कि एक दूसरे के अंदरूनी मामलों पर भी कटाक्ष हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने एक और दिलचस्प टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने 2 बुजुर्ग नेताओं को युवा नेताओं की लाचारियों में फंसा हुआ बताया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। त्रिवेदी बोले, लालू यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों बुजुर्ग नेता हैं जो अपने कथित युवा वारिसों की कमजोरियों के बीच फंसे हुए हैं और ये उनका दुर्भाग्य है। ये लोग खुद को मार्गदर्शक कहते हैं, लेकिन असल में अपने ही दलों में किनारे कर दिए गए हैं।
बीजेपी नेता ने यहां कांग्रेस के अंदरूनी संकट से लेकर लालू परिवार की राजनीति तक सबको एक फ्रेम में फिट कर दिया और फिर बात पहुंची बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर। त्रिवेदी ने दावा किया कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने बिहार को नई दिशा दी है और 2025 में फिर इसी जोड़ी की वापसी होने जा रही है। एक तरह से चुनावी भविष्यवाणी, एक बार फिर नीतीश कुमार। तो दर्शकों, कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति साफ है। छठ के सांस्कृतिक प्रतीकों को जोड़कर कांग्रेस को बाहरी और असंवेदनशील दिखाना और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के रोजगार वादे को एक जोखिम भरी डील की तरह पेश करना। वही कांग्रेस लगातार बीजेपी पर नीतीश को चालाकी से साइडलाइन करने का आरोप लगा रही है। दर्शकों, राजनीतिक माहौल इस समय दो बड़े नैरेटिव पर टिका है। बीजेपी का दावा है डबल इंजन की सरकार और चेहरा फिर से नीतीश। तो वही महागठबंधन का सवाल, नीतीश की चुप्पी और बीजेपी की मंशा पर शक। और दर्शकों, जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, बयानबाजी और आक्रामक होती जा रही है। छठ, नौकरी, जमीन, गायब सीएम, बुजुर्ग बनाम युवा, हर मुद्दे को चुनावी तीर बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि जनता किसकी बात को वोट में तब्दील करेगी और किसे छठी का दूध याद आएगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति से, जहां महाविकास आघाड़ी के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना, UBT और राज ठाकरे की पार्टी मनसे के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाओं के बीच एक बड़ा राजनीतिक फैसला सामने आया है। कभी शिवसेना UBT के सक्रिय चेहरों में शामिल रहे किसान नेता किशोर तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इसके पीछे जो कारण उन्होंने बताए हैं वो गठबंधन की राजनीति पर कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि किशोर तिवारी किसान मुद्दों पर आवाज उठाने वाले महाराष्ट्र की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम, और अब शिवसेना UBT से उनका इस्तीफा। सोमवार 3 नवंबर को जारी बयान में तिवारी ने साफ साफ कहा उन्होंने रविवार को ही पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दिया था, कारण शिवसेना UBT और मनसे के बीच संभावित गठबंधन। तिवारी के मुताबिक मनसे की राजनीति हिंदी भाषियों, अन्य भाषाई अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के खिलाफ है। उनका कहना है कि ये वही वर्ग है जो महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन की असली ताकत है और अगर इन्हें किनारे किया गया तो पूरा गठबंधन चुनावी तौर पर कमजोर हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मनसे ऐसी पार्टी है जो गैर मराठी, हिंदी भाषियों, मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। ऐसे में उसके साथ गठबंधन का कोई नैतिक औचित्य नहीं है, ऐसा भी किशोर तिवारी ने कहा। उन्होंने सिर्फ विचारधारा की बात नहीं की बल्कि चुनावी गणित भी सामने रखा। उन्होंने कहा 2024 के विधानसभा चुनाव नतीजों का विश्लेषण बताता है कि शिवसेना UBT को मिली 20 सीटों में से 10 सीटें ऐसी थी जहां हिंदी भाषी, OBC, दलित और मुस्लिम वोटरों ने निर्णायक भूमिका निभाई, यानी वही वर्ग जिसे मनसे ने अपने राजनीतिक तेवरों के जरिए बार बार निशाना बनाया है। दर्शकों, ये विवाद अब शुरू ही नहीं हुआ। फरवरी में जब तिवारी को शिवसेना UBT प्रवक्ता पद से हटाया गया था तब भी उन्होंने वही चिंता जताई थी। उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक खुला पत्र लिखा जिसमें साफ कहा राज ठाकरे की राजनीति गैर मराठी और मुसलमान विरोधी है और ऐसा गठबंधन MUA की नींव को कमजोर करेगा। लेकिन तिवारी के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने उनकी ये बातें अनसुनी कर दी और फिर वही हुआ जो आज खबर बनकर सामने आया है। तिवारी ने कहा मेरी अपील को नज़रअंदाज किया गया और अब मेरे पास पार्टी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं भाषाई सामंजस्य, सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए शिवसेना UBT से अलग हो रहा हूँ। दर्शकों, आपको बता दी कि किशोर तिवारी सिर्फ सियासी चेहरा नहीं थे। राज्य सरकार ने उन्हें किसानों की आत्महत्याओं और कृषि सुधारों पर सुझाव देने वाली टास्क फोर्स का प्रमुख नियुक्त किया था। हालांकि बाद में उन्हें उस पद से भी हटा दिया गया और तब से उनका पार्टी नेतृत्व से असंतोष लगातार सामने आता रहा। ऐसे में दर्शकों, तो बड़ा सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियां सचमुच साथ आ रही है? अगर हाँ, तो क्या शिवसेना UBT अपने परंपरागत अल्पसंख्यक, दलित और हिंदी भाषी वोट बैंक को जोखिम में डाल देगी? और अगर तिवारी की चेतावनी सही निकली तो क्या MUA और इंडिया गठबंधन को चुनावी नुकसान झेलना पड़ेगा? ऐसे में दर्शकों, शिवसेना UBT का आधिकारिक बयान, मनसे की सफाई या पलटवार, MUA सहयोगियों खासकर कांग्रेस और NCP की प्रतिक्रिया, बीजेपी का राजनीतिक हमला, ये सब आने वाले घंटों में लगातार बदलने वाली खबरों का हिस्सा बनेगा। किशोर तिवारी का इस्तीफा सिर्फ एक नेता का कदम नहीं बल्कि गठबंधन राजनीति के भीतर उठता एक बड़ा सवाल भी है।
क्या विचारधारा और वोट बैंक की राजनीति को नजरअंदाज करके भी गठबंधन सफल हो सकते हैं? इस राजनीतिक उठापटक पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।